बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीधा समानुपात क्या होता है। तो देखिए, दो राशियां इस प्रकार परिवर्तित हो कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में भी वृद्धि हो, या एक राशि में कमी होती है तो दूसरी राशि में भी कमी होती हो, तब ये राशियां सीधा समानुपात या अनुक्रमानुपाती कहलाती है। अब देखिए, दो राशियां हैं, एक x एक y। यदि x में वृद्धि हो रही है तो y में भी क्या हो, वृद्धि हो। यदि x में कमी हो रही है तो y में भी क्या हो, कमी हो। तब क्या कहलाएंगी कि ये दोनों राशियां सीधा समानुपात में है या अनुक्रमानुपाती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपके पास आपने 10 पेन खरीदे, एक पेन है 5 रुपये का, तो 10 पेन हो गए 50 रुपये के खरीदे। अब आपने खरीदे 20 पेन, तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपये। यदि आपने खरीद लिए वही 30 पेन खरीद लिए तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये पेन की संख्या और ये मूल्य, तो जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ती जा रही है इसके मूल्य में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। या हम यूँ समझें कि जैसे जैसे पेन की संख्या कम होती जा रही है, 30, 20, 10, तो मूल्य में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेन की संख्या और इसके मूल्य कैसे हो गए, सीधा समानुपात में है या अनुक्रमानुपाती है। संख्या बढ़ेगी मूल्य बढ़ेगा, या संख्या घटेगी मूल्य घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया सीधा समानुपात क्या होता है। दो राशियाँ यदि सीधे समानुपात में है, इसका मतलब एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी वृद्धि होगी, एक में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल से देखिए, यदि आप करें x बटा y, यहाँ x का मान 10 बटा y का मान 50, तो कितना आता है, एक 0 से एक 0 कटा, 1 बटा 5 आ रहा है। दूसरी स्थिति में x बटा y किया तो x का मान यहाँ है 20 और y का मान यहाँ है 100। 1 0 से 1 0, 2 से 10 काटा, फिर आया 1 बटा 5। तीसरी स्थिति में देख लीजिए, x बटा y किया, x का मान यहाँ कितना है 30 और y का मान है 150। फिर काटिए, 3 से काट दिया 5, फिर कितना आ गया 1 बटा 5। तो सभी स्थितियों में हम क्या देखते हैं, x बटा y का मान समान आ रहा है, जो कि है 1 बटा 5 के बराबर। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप से, x बटा y बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लो k। ये k जो 1 बटा 5 है उसको हमने व्यापक रूप से लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट या स्थिरांक k। तो x बटा y बराबर क्या आ रहा है, k, या x बराबर y इंटू k। ये वज्र गुणा हो गया, यहाँ चला गया y, तो x बराबर आ रहा है y के। तो इस प्रकार का रिलेशन अगर किन्हीं दो राशियों में होता है, x बटा y बराबर k कांस्टेंट के बराबर आता है, तब वह राशियाँ कहलाती है सीधा समानुपात में है या अनुक्रमानुपाती है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए कि इनका जो अनुपात है वह हमेशा कांस्टेंट या स्थिरांक होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दोनों राशियाँ अनुक्रमानुपाती है या सीधा समानुपात में है। क्लियर? तो देखते हैं हम यहाँ क्या लिखा है, इनको उदाहरण से समझाया गया है। देखिए उदाहरण क्या क्या दिए हैं। यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके कुल मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसको जैसे यहाँ से समझा हमने। दूसरा एग्जाम्पल, बैंक में जितनी अधिक धनराशि जमा की जाएगी उतना ही ब्याज अधिक अर्जित होगा। आपने 1 लाख रुपए जमा कराए तो 1 लाख का अगर आपको मिल रहा है 10% ब्याज, तो साल भर के अंत में जितनी राशि मिलेगी, यदि आपने 2 लाख रुपए जमा कराए होते तो वो राशि बढ़ जाती ब्याज की। ऐसे ही 3 लाख रुपए जमा कराए होते तो ब्याज की राशि बढ़ जाती। तो इसका मतलब क्या है, जितनी धनराशि अधिक जमा कराएंगे उतना ही ब्याज आपको अधिक मिलेगा। तो इसका मतलब जो धनराशि है और जो ब्याज है वह आपस में कौन सा अनुपात में है, सीधा समानुपात में है या अनुक्रमानुपाती है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है। चीनी का भार किलोग्राम में
इसको मान लिया x, और मूल्य y मान लिया रुपयों में। 1 किलोग्राम के 36 रुपये दिए हैं, 3 किलोग्राम के 108 रुपये दिए गए हैं, 5 किलोग्राम के 180 और डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से हम ये देख तो रहे हैं कि भाई जैसे जैसे किलोग्राम बढ़ते जा रहे हैं या चीनी का भार बढ़ता जा रहा है, उसके मूल्य में क्या हो रही है, 36, 108, 180 वृद्धि हो रही है। भार बढ़ रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है। अब हमको बताना है कि ये अनुक्रमानुपाती है क्या, तो हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकाल के देखते हैं। तो x1 बटा y1 किया, x1 ये y1, 1/36 आया। फिर x2 बटा y2 किया, इसको आगे हल किया तो भी 1/36 आ गया। x3 बटा y3 किया, इसको हल करके देखा तो भी 1/36 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x बटा y बराबर कोई कांस्टेंट k जो कि कितना है, 1/36 है, ये लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये दोनों समानुपाती है या सीधा समानुपात में है। क्लियर? आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए व्यापक रूप से हमने लिख दिया x बटा y बराबर k या x बराबर ky। यदि x बटा y बराबर k या x बराबर ky हो तो हम कहते हैं कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है अथवा वे अनुक्रमानुपाती है। तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कब होती है दो राशियाँ, जब x बराबर ky हो या x बटा y बराबर कोई कांस्टेंट के बराबर हो। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक है प्रतिलोम अनुपात, इसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, यदि दो राशियां हैं x और y, तो यदि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। या एक राशि में कमी हो रही है तो दूसरी राशि में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तब ये क्या बोलते हैं हम, ये दोनों राशियां प्रतिलोम अनुपात में है। तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। दो राशियां इस प्रकार परिवर्तित हो कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में कमी होती है, या एक राशि में कमी होती है तो दूसरी राशि में वृद्धि होती है, तब ये राशियां प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। ये क्लियर है? अब उदाहरण भी देख लीजिए। एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे उतना ही कुल कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। यदि एक कोई कार्य है, यदि कोई घर बनाना है तो 10 मजदूर बना रहे हैं, एक कमरा बना रहे हैं 30 दिन में, 1 महीने में बना रहे हैं। अगर मैं मजदूरों की संख्या 20 कर दूं तो वो बनाएंगे 15 दिन में। क्लियर है? तो इसका मतलब मजदूरों की संख्या हमने क्या करी, बढ़ा दी। ये है मजदूर और ये है कार्य दिवस। तो मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो कार्य दिवस क्या हो गए, कम हो गए। ज़्यादा जने मिलके उसको जल्दी काम ख़त्म कर देंगे। और यदि मजदूरों की संख्या कम करी तो कार्य दिवस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मजदूर और कार्य दिवस एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है या प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर हुआ? आगे देखिए। जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा वही दूरी तय करने में लिए गए समय में कमी होती है। अब देखिए, जैसे ये जोधपुर है और ये जयपुर है। आप कार से यहाँ जा रहे हैं। क्लियर? अब कार की स्पीड यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको अगर टाइम लगता है 6 घंटे। अब कार की स्पीड आपने कर दी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तब क्या हो जाएगी, कार जो ये समय लगा रही थी 6 घंटा, उससे क्या हो जाएगा, कम समय में जल्दी चलने लग गई कार। मतलब ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 4 आवर्स हो गए, 4 घंटे में पहुंच गए आप 80 की स्पीड से चले तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, या यहाँ पर लिखिए स्पीड, तो स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, जो टाइम लिया जा रहा है वह कम हो रहा है। अगर स्पीड कम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये स्पीड और ये टाइम या चाल और समय क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं या प्रतिलोम समानुपात में है। क्लियर? तो देख लीजिए, ये समझ में आ गया।
दूसरा देखिए, एक विद्यालय गणित की पाठ्य पुस्तकों के लिए 6,000 रुपये खर्च करना चाहता है। एक विद्यालय है, 6,000 रुपये खर्च करना चाहता है वह पाठ्य पुस्तकों पर। 40 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तकें खरीदी जा सकती है। एक पुस्तक की कीमत है यदि 40 रुपये, तो वो कितनी पुस्तकें खरीद पा रहा है विद्यालय? 150 पुस्तकें। 50 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 120 पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। 50 रुपये की एक पुस्तक खरीदने जाते हैं तो 6,000 में कितनी पुस्तकें आती हैं? 120 पुस्तकें आती हैं। इसी प्रकार देखिए आगे क्या बताया है, ये प्रत्येक पुस्तक का मूल्य रुपए में x मान लिया और खरीदी जा सकने वाली पुस्तकों की जो संख्या है वो y मान लिया। तो एक पुस्तक का मूल्य जब 40 रुपये है तो कितनी पुस्तकें खरीदी जा सक रही है? 150। और यदि पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये, एक पुस्तक का मूल्य यदि 50 रुपये है तो 6,000 में कितनी पुस्तकें खरीद पा रहे हैं हम? 120। ऐसे ही यदि 60 रुपये पुस्तक का मूल्य है तो कितनी पुस्तकें खरीद पा रहे हैं? 100 पुस्तकें। 60 × 100 6,000 हो रहा है। आगे चलते हैं, 75 रुपये मूल्य की कितनी पुस्तकें खरीद पा रहे हैं हम? 80 पुस्तकें 6,000 मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इन दोनों का गुणा किया x × y, 40 × 150, ये आ गया 6,000। दूसरी स्थिति में x2 y2 का गुणा किया तो भी आ गया 6,000। x3 y3 का गुणा किया तो भी आ गया 6,000। क्लियर है? इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे तो 6,000 ही है। जो विद्यालय खर्चना चाह रहा है पुस्तकों पे, वो जो कुल मूल्य है वो तो 6,000 ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि हो रही है, पुस्तकों की संख्या में क्या होती जा रही है? मूल्य में वृद्धि, तो पुस्तकों की संख्या में हो रही है कमी। 40 रुपये की 150 थी, 50 की 120 थी, 60 की 100 थी, 75 की 80 थी, तो पुस्तकों की संख्या में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ से, x और y प्रतिलोम अनुपात में है यदि, व्यापक रूप से हम क्या बोल सकते हैं, x गुणा y बराबर k हो। हमने अनुक्रमानुपाती में क्या देखा था, x बटा y बराबर k। और प्रतिलोम समानुपात या प्रतिलोम अनुपात में हम क्या देखते हैं, x y बराबर आना चाहिए k के। x और y का गुणा बराबर होना चाहिए k, मतलब कोई भी कांस्टेंट के। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, यदि दो राशियाँ x और y प्रतिलोम अनुपात में विचरित कही जाती है यदि उनके बीच x y बराबर के प्रकार का कोई संबंध हो जहाँ k कोई अचर है। k क्या है? कोई भी अचर हो सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, समानुपाती कब होगा या व्युत्क्रमानुपाती कब होगा। तो समानुपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे और देखेंगे कि x बटा y हमेशा एक स्थिरांक या अचर होना चाहिए। दूसरा, प्रतिलोम अनुपात में कब होगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, और x गुणा y बराबर होना चाहिए k। ये दोनों रिलेशन ध्यान होने चाहिए आपको, ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ ये भी फॉलो होना चाहिए। इनको यूज़ लेते हुए प्रश्न हल होंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो चलते हैं इस प्रश्नावली के उदाहरण पर। तो देखिए उदाहरण, ये देख लीजिए आगे, x1 y1 बराबर x2 y2, क्योंकि दोनों क्या है, किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ x1 x2 को नीचे ले आए, ये y2 यहाँ था, ये y1 आ गया नीचे, तो ये आ गया x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1। तो तब हम कहते हैं कि एक्स वाई प्रतिलोम अनुपात में या व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं उदाहरणों पे। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है 210 रुपये। क्लियर? हल भी करते जाते हैं। यहाँ पर हम मान रहे हैं कपड़े की लंबाई, माना कपड़े की लंबाई x मीटर है, वह मूल्य ₹y है। तो लंबाई को तो हम x के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और मूल्य को y में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 मीटर
ये 5 मीटर है, तो मूल्य कितने रुपीज़ है? 210 रुपये है। इसी प्रकार के 2, 4, 10 और 13, 2, 4, 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाइए। तो आपको ये सारणी बनानी है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3, ये x4, ये y4, ये x5, ये y5 हो गया। सारणी बन गई। यहाँ से हल है। पहले हमने मान लिया कपड़े की लंबाई x मीटर है और मूल्य y रुपीज़ है, तब ये सारणी बनना समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे कपड़े की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मूल्य क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यदि आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, यदि वह 10 रुपये का है तो 2 मीटर के कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि कपड़े की लंबाई और कपड़े का मूल्य समानुपात में होते हैं या समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? यहाँ कपड़े की लंबाई व मूल्य सीधा समानुपात में है। अतः क्या हो जाएगा? अतः x1 बटा y1 बराबर क्या होता है? x2 बटा y2। पढ़ चुके हैं हम, x बटा y एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं? x बटा y, ये x1 बटा y1, x2 बटा y2, x3 बटा y3, ये सब क्या है? किसी एक ही चीज़ के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। कैसे? देखिए, x1 बटा y1 बराबर 5 है, तो x2 बटा y2 भी तो क्या आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं हम, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो यहाँ पर देखिए x1 और y1 के मान रखते हैं, तो 5 बटा 210 ये किसके बराबर आ रहे हैं? x2 बराबर 2 बटा y2 के। तो यहाँ से y2 कितना हो जाएगा? देखिए y2, ये y2 यहाँ ऊपर ले गए, तो यहाँ है 2, 2 के साथ ये गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा कर दिया 210, और ये 5 चला जाएगा नीचे। ये समझ में आया है? समीकरण हल करनी है। y2 यहाँ ले गए, यहाँ 2 पड़ा था, 2 के साथ गुणा हो गया 210 का, ये 5 आ गया नीचे। कट रहा है क्या? 5 चौक 20, 1 बचा, ये हो गया 10, तो 5 दूनी 10, 42 गुणा 2 84। तो यहाँ पर कितना आ गया? y2 की जगह 84 आ गया। क्लियर है? ये समझ में आया? अब आपको ज्ञात करना है y3। तो हम लेके चलेंगे x1 बटा y1 बराबर हो जाएगा x3 बटा y3। सबका मान क्या है? समान ही है। तो आप क्या कर सकते हैं? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा x3 बटा y3 कर सकते हैं। वहाँ से निकल जाएगा y3। तो करते हैं आगे। x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3। ये समझ में आ गया? तो देखिए x1 बटा y1 5 बटा 210 बराबर किसके हो गए? x3। x3 की वैल्यू कितनी है? देखिए ये है 4 बटा y3, 4 बटा y3। यहाँ से y3 निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये तो चला गया ऊपर, तो 4 गुणा 210, और ये 5 आ गया नीचे। काटा 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ गया? 168। ये सारणी आपको पूरी करनी है। अब तीसरा निकालना है आपको y4 की वैल्यू। तो x1 बटा y1 बराबर x4 बटा y4 लेके चलेंगे। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ लिख दीजिए, अब x1 बटा y1 बराबर x4 बटा y4 मान रखते हैं, ये तो वही रहेगा 5 बटा 210। ये x4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10, तो 10 बटा y4 हो गया। यहाँ से y4 कितना आ जाएगा? 10 गुणा 210 बटा 5, ये तो वही कटेगा 42, तो कितने रुपए आ गए? 420 रुपये। क्लियर? तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 420 रुपये। y4 आ गया। अब निकालना है आपको y5। तो क्या लेके चलेंगे? x1 बटा y1 बराबर x5 बटा y5। तो देखिए
एवं x1 बटा y1 बराबर x5 बटा y5। ये तो वही रहेगा, 5 बटा 210 था, तो 5 बटा 210 बराबर x5 की वैल्यू आपको दी है 13, तो 13 बटा क्या हो जाएगा y5। यहाँ से y5 निकालेंगे, वो हो जाएगा 210 गुणा 13 बटा 5, ये तो आ गया 42। करते हैं हल। देखिए 42 गुणा 13, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ये 2 और ये 4, तो कितना आ गया 546 रुपये। तो यहाँ क्या लिख देंगे 546 रुपये। तो पूरी सारणी हो गई अपनी, y2, y3, y4, y5 के मान निकल गए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, आपको ये देखना है कि कौन से अनुपात में x और y है, सीधा समानुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है, ये आपको पता करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे कपड़े की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसके मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन फॉलो कर रही हैं, सीधा समानुपात। क्लियर। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 2, देखिए क्या दिया है। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। कितना मीटर है, 14 मीटर, तो उसकी छाया है 10 मीटर। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। अब आपको ये पेड़ दिया है जिसकी छाया की लंबाई दी गई है 15 मीटर, तो आपको इस पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर। अब आपको बोला है कि समान स्थितियों में, मतलब यहाँ पर ये है कि जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, बिजली के खंभा 14 मीटर था तो उसकी छाया 10 मीटर है, तो इसी अनुपात में पेड़ और उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है। क्लियर। तो देखिए हल। माना वस्तु की लंबाई बराबर x एवं छाया की लंबाई बराबर y है। तब हम क्या सब एक टेबल बना सकते हैं इसमें। कैसी टेबल बन जाएगी, यहाँ ये आ गई वस्तु की लंबाई जो कि हमने मानी है x, और ये आ गई छाया की लंबाई जो हमने मानी है y। अब देखिए पहली स्थिति क्या दी है, जब 14 मीटर ऊंचे खंभे की, बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो आपको बताना है उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई दी है 15। तब आपको बताना है ये, तो इसको हमने मान लिया जो हमसे पूछा है x2, क्योंकि ये हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। ये क्लियर हुआ कैसे बन गई है। अब यहाँ देखते हैं हम, जैसे जैसे वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसकी छाया की लंबाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये 10 था तो ये हुआ 15, बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो वस्तु की है, ये जो पेड़ होगा यहाँ पर, वह 14 से क्या होगा, ज़्यादा लंबा होगा, 14 मीटर से बड़ी हाइट होगी उसकी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो ये वस्तु की लंबाई और छाया की लंबाई है एक दूसरे के साथ क्या, कैसा रिलेशन फॉलो कर रही है, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अतः x व y सीधा समानुपात में है। अतः यहाँ लिख देंगे, चूँकि x व y सीधा समानुपात में है, अतः x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2। ये हम देख चुके। तो यहाँ x1 y1 का मान कितना है, 14 बटा 10 बराबर हो जाएगा x2 बटा y2 का मान कितना है, 15। यहाँ से x2 का मान निकालना है, तो x2 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 14 गुणा 15 और नीचे दिया गया है 10। काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 सते 2 सते 14, 7 तिया 21। तो इसका मतलब जिसकी छाया की लंबाई 15 मीटर दे रखी है, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 21 मीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आपको ये पता लगाना है कि ये प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न है या सीधा समानुपात का प्रश्न है। ये आपको प्रश्न देखकर पता लगाना होगा, और फिर अगर सीधा समानुपात में है तो x बटा y बराबर k से हल करेंगे, और प्रतिलोम का प्रश्न है तो क्या करेंगे, x y बराबर k से हल करेंगे। तो इजी है ना, समझ में आया कैसे निकाला। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 3,
देखिए क्या दिया गया है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। अब देखिए जितनी शीटें बढ़ती जाएंगी, 12 शीटों का भार आपको दिया है 40 ग्राम, 12 से 50 हुई, 50 से 100 हुई, तो जैसे जैसे आप शीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि शीटों की संख्या और उनके भार समानुपाती हैं या अनुक्रमानुपाती हैं, ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो वही वाला सूत्र लगेगा और हल होगा। तो देखिए हल करने का तरीका, माना शीटों की जो संख्या दे रखी है, शीटों की संख्या बराबर x मान लो एवं उनका भार बराबर y मान लिया हमने। अब आप एक टेबल बना सकते हैं x और y का। कैसे बन जाएगी ये, अगर शीटें कितनी दे रखी है, 12 शीटें हैं, तो भार कितना है 40 ग्राम ये दिया गया है। अब देखिए कि कितनी शीटें, मतलब x2 पूछा है, उनका भार 2.5 किलोग्राम है, 2.5 किलोग्राम। अब ये ग्राम में तो इसको भी ग्राम में बदलते हैं, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे 2000 ग्राम, और ये आधा किलो और है मतलब 500 और ऐड हो जाएगा, तो 2000 प्लस 500 मतलब 2500, 2500 ग्राम। ये समझ में आया कैसे कर दिया, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम और आधा किलो और है उसके अंदर 500 ग्राम और ऐड हो गया, तो 2500 ग्राम। क्लियर, एक ही यूनिट में रखना होगा क्योंकि अनुपात वाले प्रश्न है, तो आपको यूनिट क्या रखनी है, सेम रखनी है। तब हम क्या यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ x व y अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती या सीधा समानुपात एक ही बात है, अनुक्रमानुपाती है। अतः क्या लिख सकते हैं, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। क्लियर हो गया ये। अब मान रख देते हैं, x1 कितना है 12, y1 कितना है 40 बराबर x2 नहीं पता बटा y2 2500। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हुआ तो 12 गुणा 2500 और बटे में क्या रखा है 40, ये कट गया, 4 तिया 12, 25 तिया 75 और ये 1 0। तो ये क्या था, x2 पूछा था, तो ये कितनी शीटें 750 शीटें। तो इसका मतलब 12 शीटों का भार है 40 ग्राम, तो 250 ग्राम कितनी शीटों का भार होगा, 750 शीटों का भार होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सीधा समानुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है, और फिर जब आपको पता चल जाएगा तब आपको, अगर सीधा समानुपात है तो x बटा y बराबर k से हल करेंगे, और प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है तो x y बराबर k से हल करेंगे। क्लियर, चलते हैं अगले उदाहरण। उदाहरण नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल दी गई है यहाँ पर, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले तो सोचेंगे कि ये कौन से समानुपात का है या प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न है। तो देखिए जैसे जैसे उसकी चाल 20 ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ क्या पूछा है, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, तय की गई दूरी और लिया गया समय। तो जितनी दूरी तय करेगी, जितनी अधिक दूरी तय करेगी उतना लिया गया समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या मानना है, हल माना कि तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर और लिया गया
एवं लिया गया समय बराबर y मिनट। किस में ले रहे हैं हम? मिनट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं आप एक्स वाई की कितनी दूरी, x किलोमीटर। यहाँ देखिए 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको पूछा है और ये क्या बता रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इसका मतलब एक घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहा है? 75 किलोमीटर। एक घंटा मतलब 60 मिनट। तो दिया क्या गया है आपको? ये दिया है 60 मिनट और दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर। क्लियर? जो दिया है वो लिख दिया। दूसरा क्या पूछा है? 20 मिनट में, यहाँ आ गया 20 मिनट में तय की गई दूरी आपको पूछी गई है। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो तीसरी चीज़ दी गई है 250 किलोमीटर। यहाँ पर ये दिया गया है 250 किलोमीटर में लिया गया समय, ये y3 आपसे पूछा गया है। क्लियर हो गया प्रश्न? ये टेबल कैसे बनी ये समझ में आया? जो दिया गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 75 किलोमीटर 60 मिनट, घंटा एक घंटा मतलब 60 मिनट में चलता है, तो 20 मिनट में कितना चलेगा और 250 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा। ये टेबल बन गई। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? यहाँ x व y अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा समानुपात कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ x व y अनुक्रमानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये हम जानते हैं। मान रख देते हैं। x1 y1 का मान कितना है? 75 बटा 60। तो यहाँ x2 का मान आपसे पूछा गया है, y2 का मान 20। हल कर लेते हैं। x2 बराबर ये यहाँ पर गुणा हुआ 75 गुणा 20 बटे में दे रखा है 60। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा, 2 तिया 6, 3 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6 आता है, एक बचा, 3 पंचे 15। तो ये आ गया 25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये रेलगाड़ी? 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझ में आया? अब जो तीसरी चीज़ पूछी है उसके लिए क्या लेके चलेंगे? x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3 और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी y3 की। क्लियर हो रहा है? तो करते हैं आगे हल। x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3 मान रख देते हैं। 75 बटा 60 बराबर x3 की जगह है यहाँ पर 250 बटा y3। ये y3 पूछा गया है तो यहाँ लिख दिया y3। यहाँ से y3 कितना हो जाएगा? देखिए 250 ये गुणे में चला जाएगा और ये 75 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। क्लियर है? तो हल करते हैं। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 दूनी 6 और 0 मतलब 200 मिनट। y3 ये तो टाइम तो हमने मिनट्स में ले रखा है, तो ये आ रहा है 200 मिनट। 200 मिनट अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, तो इसको 60 से डिवाइड करो तो घंटे में आ जाएगा। काटते हैं। ये आ रहा है 20 बटा 6, तो 6 तिया 18, कितने बज गए? 2। तो क्या हो जाएगा? 3 घंटे 20 मिनट। इसका मतलब कितना हो गया? 200 मिनट्स आए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम लेगी ट्रेन कितनी दूरी कवर करने में? 250 किलोमीटर दूरी कवर करने में टाइम लेगी 3 घंटे और 20 मिनट का। तो ये पूरा प्रश्न समझ में आया कैसे करना है? जो ये दिया गया था ये हमने लिख दिया 75 और ये 60। फिर आपसे पूछा है 20 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, फिर पूछा है 250 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है लिया गया समय भी क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब x और y जो हमने माने हैं वे अनुक्रमानुपाती है। तब हमने ये लगा दिया x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 और हल कर लिया। क्लियर है? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण संख्या 5। देखिए क्या दिया है।
एक मानचित्र का पैमाना दिया गया है 1:3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 × 10⁻7 दिया है। दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये पैमाना माना है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि किन्हीं दो स्थानों के बीच, ये कोई पैमाना दिया, ये कोई मानचित्र है, यदि इन दो स्थानों के बीच की दूरी 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर है, तब हम इनको कितनी दूरी पर प्रदर्शित कर रहे हैं, इस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इतना बड़ा तो आप ग्राफ बना नहीं सकते कि इतनी दूरी को इतनी दूरी से ही प्रदर्शित करो। हम ग्राफ बनाते हैं तब क्या करते हैं, एक पैमाना मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी दूरी 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर को हम इस मानचित्र में कितनी दूरी से प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब इसमें पूछा है कि मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी अगर ये शो हो रही है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो यहाँ देखते हैं हम, जैसे जैसे मानचित्र पर प्रदर्शित की गई दूरी बढ़ती जाएगी, उनकी वास्तविक दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये बढ़ रहा है, यदि 1 से 4 पर आ रहा है तो उनकी वास्तविक दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये दोनों सीधा समानुपात में है। क्लियर। तो देखिए लिखने का तरीका क्या रहेगा, माना मानचित्र पर दूरी बराबर x, मानचित्र पर दूरी x सेंटीमीटर एवं वास्तविक दूरी कितनी मान ली, बराबर y सेंटीमीटर है। क्लियर। तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी, तब प्रश्नानुसार टेबल बनी, ये x और ये y। मानचित्र पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी है 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर। मानचित्र पर दूरी 4 है तो ये आपको ज्ञात करना है, ये कितना हो जाएगा, y2 आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ x व y अनुक्रमानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 बटा y1 बराबर हो जाएगा x2 बटा y2। ये हमने देख लिया कि जैसे जैसे मानचित्र पर दूरी या मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, उनकी वास्तविक दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब x और y अनुक्रमानुपाती है, अतः x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 होगा। मान रख देते हैं, x1 की जगह 1, y2 की जगह 3 × 10⁻7 बराबर x2 4, y2 आपसे पूछा गया है। तो y2 कितना हो जाएगा, ये गुणे में चला गया, 4 × 3 × 10⁻7 और बटे में आ गया 1, तो यह आ गया 4 × 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर को यदि किलोमीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 10⁻5 का भाग लगाएंगे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि 10⁻5 का भाग क्यों लगाएंगे, तो पहले आप सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। हम 1 मीटर में जानते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 का भाग लगाया, इसका मतलब 100 यानी 10⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻2, यहाँ से 10⁻2 कट जाएगी तो कितना बच जाएगा, 12 × 10⁻5, ये हो गया मीटर में। मीटर को किलोमीटर में बदलना हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसका मतलब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 10⁻3, 1000 मतलब 10⁻3 का भाग लगेगा। ये यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, बचेंगे ऊपर 2, इसका मतलब 1200 किलोमीटर। तो जो मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है, इसका मतलब एक्चुअल में या वास्तविक रूप से वह कितनी दूरी पर है, 1200 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना है ये वाला प्रश्न। तो पहले हमने यही पता करा है कि x और जो y है वो कौन से अनुपात में है, सीधा अनुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है। और फिर जब हमको पता चल गया कि सीधा अनुपात है तो हमने कर दिया x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 और यहाँ से हमने निकाल लिया y2 का मान। क्लियर। तो
तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।